दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मुझसे शादी क्यों की। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। अनूप की माँ रचना को पहली बार जब देखने आई थी तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बहन जी, आपकी बेटी को हम अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। घूंघट जैसे पुराने रीति रिवाज हमारे घर में नहीं चलते। आपकी बेटी का जो मन चाहे वह पहने, चाहे तो जीन्स टॉप भी पहन सकती है। मेरी तरफ से कभी कोई पाबंदी आपकी बेटी पर नहीं लगाई जाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा। अनूप उस समय 14 साल का था जब उसके पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने अकेले ही इसकी परवरिश की। मुझे घर में बहू की नहीं बल्कि एक बेटी की ज़रूरत है। मुझे अकेली औरत को इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है। सारा दिन दीवारों से बातें करती रहती हूँ। मैं तो आस लगाए बैठी थी कि कब बेटा अच्छी नौकरी लगे और एक सुंदर सी बहू घर में ले आऊँ। पलकों पर बिठा कर रखेगा मेरा बेटा आपकी बेटी को। दहेज का हमें कोई लोभ नहीं है। आप अपनी बेटी को खुशी से जो दे। शुरुआत में रचना को सब अच्छा लगा क्योंकि वह 2-4 दिन ही ससुराल में रहती और फिर मायके चली आती। अनूप भी उसके पीछे पीछे ही रहता। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु जैसे ही शुरुआती रस्मों का दौर रुका, रचना के सामने ससुराल की सच्चाई खुलने लगी। अनूप की माँ कांता देवी देखने में जितनी सीधी सादी लगती थी उतनी सीधी थी नहीं, परंतु रचना से कम पढ़ा लिखा था, परंतु उसके पास अच्छी नौकरी थी। रचना भी ससुराल में वहाँ के माहौल के अनुसार थोड़ा ढल जाए फिर अपने लिए नौकरी तलाशना शुरू करना चाहती थी, परंतु सब कुछ नॉर्मल हो इससे पहले ही सास ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। रचना सुबह 7 बजे उठते ही सबसे पहले सारे घर को साफ करके नहा धोकर फिर मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा करती। कांता देवी उठते ही किचन में चली गई। रचना ने सास के पैर छुए तो उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया और अपने बेटे अनूप के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। रचना ने किचन में जाकर कहा, माँ जी मैं कुछ हेल्प करवा दूँ आपकी। तभी रचना की सास बोली, चल बना, मैं भी तो देखूं तेरी माँ ने तुझे क्या क्या बनाना सिखाया है। सास के ऐसे शब्द सुनकर रचना स्तब्ध रह गई, परंतु मुंह से कुछ ना बोली। चुपचाप सब्जियां काटने लगी। रचना के घर में तो सभी प्यार से रहते हैं। रचना की माँ भाभीियों को उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती, परंतु ससुराल में ऐसी परिस्थिति पाकर रचना के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी कांता जी ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और बोली, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब्जी काटना भी नहीं सिखाया? सर्दियों में आलू चकोर नहीं लंबे काटे जाते हैं। आलू गोभी की सब्जी तभी अच्छी बनती है। रचना की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह अपने कमरे में चली गई। अनूप अभी सो रहा था। रचना को रोते हुए देखकर अलसाते हुए बोला, क्या हुआ? माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? फिर अनूप उठकर बाथरूम में जाते हुए कहने लगा, माँ इतने दिनों से अकेली रहती है। शादी की तैयारियां भी उन्होंने अकेले ही की थी, इसलिए थोड़ा थक गई होंगी, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। अब तो तुमने ही उन्हें संभालना है। तुम ही ऐसी छोटी छोटी बातों पर आंसू निकालोगी तो कैसे चलेगा? माँ के हृदय को टटोलना सीख लो। रचना कमरे से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अनूप ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह उसके साथ ही कमरे से बाहर निकली। बाहर आकर देखा तो टेबल पर चाय नाश्ता तैयार था। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि बहू के रहते हुए सास नाश्ता बनाए। यह ठीक नहीं है। अभी तो उनके आराम करने के दिन हैं। घर में 3 ही तो इंसान हैं। रचना सारा काम आराम से कर सकती है। फिर माँ जी घर के काम की बागडोर रचना को क्यों नहीं सौंपना चाहती? अनूप ने जब तक नाश्ता किया रचना वहीं डाइनिंग टेबल के पास खड़ी रही और सासू माँ अनूप के लिए गरम गरम पराठे पर मक्खन लगाकर सर्व करती रही। अनूप अपनी माँ के पैर छूकर रचना से बिना कुछ कहे ही अपने ऑफिस के लिए वहां से निकल गया और कांता देवी भी अपने कमरे में चली गई। रचना ने रसोई में जाकर देखा तो नाश्ते का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। सुबह से सारा काम करने के बाद उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी।
वह घबराती हुई सास के कमरे में गई। दरवाज़ा नॉक करके पूछा, माँ जी आपके लिए चाय बना दूं? सास ने बड़े ही कड़वे शब्दों में जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, जब मुझे चाय पीनी होगी तो मैं बना लूँगी। रचना को सास और अनूप का व्यवहार बहुत अजीब लगा, परंतु सास की अनुमति के बिना स्वयं के लिए चाय बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पेट पकड़कर कमरे में जाकर लेट गई और उसकी आंख लग गई। नींद खुली तो दोपहर का 1 बजा था। वह जल्दी से उठकर फिर से सास के कमरे के बाहर जाकर दरवाज़ा नॉक करके बोली, माँ जी आपके लिए कुछ बना दूं? कांता जी ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, कितनी ढीठ हो तुम। मैंने कह तो दिया, जब मुझे ज़रूरत होगी तब बना लूँगी, यूँ बार बार आकर मेरा बीपी हाई मत करो। तब रचना ने धीमी आवाज़ ने कहा, माँ जी क्या मैं आपके लिए 1 कप चाय बना लूँ? कांता जी ने जोर से दरवाज़ा खोला और रचना पर तड़तड़ाते हुए कहा, मैंने क्या चीनी, चाय पत्ती और दूध पर ताला लगा रखा है? तुम साबित क्या करना चाहती हो? हम तुम्हें यहाँ टॉर्चर कर रहे हैं या भूखा मार रहे हैं? तुम्हें जो खाना है खाओ और जो पीना है पियो, पर मेरी जान के पीछे मत पड़ो। अब दोबारा मेरे कमरे के बाहर आके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सास के ऐसे व्यवहार से रचना में स्वयं के लिए कुछ बनाने की हिम्मत ना बची। अब अनूप ही उसके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी। कमरे में जाकर अनूप को फ़ोन लगाया। अनूप, पता नहीं माँ जी को क्या हुआ है, अजीब सा व्यवहार कर रही है। सुबह से कुछ खाना तो दूर, चाय तक नहीं पी है। मैंने भी चाय का 1 कप तक नहीं पिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो 2 बार उनके जाकर पूछ चुकी हूँ, परंतु हर बार डांट कर मना कर देती है। अनूप उल्टा रचना को ही डांटते हुए बोला, तुमने कुछ उल्टा सीधा किया होगा। माँ तो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। तुम्हारा दिमाग खराब है। उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। दोपहर का 2 बजने को आया है और उन्हें कुछ भी नहीं खाया पिया। तुम ऐसे ख्याल रखोगी मेरी माँ का? तुमने घर में पैर रखते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तुम माँ की देखभाल भी नहीं कर सकती। सुबह तो उन्होंने मुझे नाश्ता कराया था, तब तो वह ठीक ठाक थी। ज़रूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। रचना कुछ कहती इससे पहले ही सारा ब्लेम रचना पर डालते हुए अनूप ने फ़ोन काट दिया। वह सकपका कर रह गई। अजीब लोग हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सास के पास जाए तो वह शेरनी की तरह धाड़ती है और पति से कहो उल्टा ब्लेम मुझ पर ही ठोक देते हैं। मैं किससे कहूँ? मैंने भी तो रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया। चाय का कप तक नहीं मिला पीने को। रचना ने अपने मायके में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। उसकी भी 2 भाभियां हैं, परंतु माँ तो ऐसा कभी नहीं करती, बल्कि बहुओं से पूछती रहती है, तुमने कुछ खाया या नहीं, या काम में ही लगी रहोगी? पहले कुछ खा लो, फिर काम कर लेना। काम तो सारा दिन यूं ही चलता रहेगा। स्वयं पर खाना पीना जरूरी है, परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। सुबह से सारा काम कर रही थी, तब तो कोई बखेड़ा नहीं था, और जब खाने पीने की बारी आई तो ना खाओ और ना खाने दो। शाम को अनूप घर लौटा। आते ही सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। रचना को जोर से आवाज़ लगाई। रचना दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अनूप ने कहा, जल्दी से माँ के लिए 2 परोठे और चाय बना कर लाओ। रचना चाय और पराठे ले आई। सास पलंग पर बैठते हुए ऐसे कहरा रही थी मानो कई दिनों की बीमार और भूखी प्यासी हो। अनूप ने तड़तड़ाते हुए कहा, देखो माँ की कैसी हालत हो गई है। तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया क्या कि सारा दिन एसी के नीचे कमरे में पड़ी रहो और सास को पूछो भी ना? क्या तुम्हारी भाभियाँ भी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ही करती हैं? रचना ने बोलना चाहा, परंतु मैंने तो तभी अनूप ने खड़े होकर रचना के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, हमारे घर में बहू बेटियां जुबान नहीं लड़ाती। आगे से मेरे सामने जुबान चलाई तो टांगे तोड़ रख दूंगा, ध्यान रखना। कांता देवी चुपचाप तमाशा देखती रही। रचना ने मन ही मन कहा, शायद इसीलिए यह ड्रामा हो रहा था। अब तो सास के मन को शांति मिल गई होगी। रचना रोते हुए अपने कमरे में चली गई। भूखे पेट रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। आंखें खुली तो रात के 9 बजे थे। दोनों माँ बेटा मेन हॉल में टीवी देख रहे थे और डिनर कर रहे थे। रचना ने कमरे का दरवाज़ा
बंद करके पलंग पर बैठकर एक गिलास पानी का पिया और हिम्मत रखते हुए अपनी माँ को फ़ोन लगाया। वह माँ की आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, पता नहीं मेरी सास और अनूप क्यों इतना बदल गए हैं। उसने दिन का सारा घटनाक्रम एक एक करके अपनी माँ को बताया। उसे समझाते हुए कहा, बेटा, शुरू में ऐसा होता है, एडजस्ट होने में वक्त लगता है। तू देख, तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, और अगर समझ नहीं आ रहा तो अपनी सास से जाकर पूछ ले, उनसे माफ़ी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। नए रिश्ते बनाने में देर लगती है। माँ के समझाने के बाद रचना में कुछ हिम्मत सी आ गई और वह किचन में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी सास ने किचन में आकर कहा, मैंने डिनर अपने और अपने बेटे के लिए बनाया था, तुम्हें खाना है तो बना लो। रचना की आंखों से आंसू जर्जर बह रहे थे, परंतु कलयुगी माँ का सास का तांडव जारी था। रचना ने सास से अभी बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि इस समय अनूप घर पर ही था। न जाने किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए। अभी शाम को ही तो उसने रचना के गाल पर थप्पड़ जड़ा था। उसकी उंगलियों के निशान रचना के गाल पर अभी तक हैं। मायके में तो कभी माता पिता ने उसे धमकाया भी नहीं, और ससुराल आते ही पति ने थप्पड़ जड़ने शुरू कर दी। रचना ने अपने लिए चाय बनाई और 2 बिस्किट लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह फिर जल्दी उठकर पूरा घर साफ किया, नहा धोकर मंदिर साफ करके पूजा की। सास कांता देवी ने भी अपना रूटीन जारी रखा। उठते ही रसोई घर में अनूप के लिए नाश्ता बनाने चली गई, परंतु आज रचना की रसोई घर में जाकर सास की हेल्प करने की हिम्मत ना हुई। अनूप भी उससे नाराज था। रात भर मुंह फेर कर सोता रहा। अनूप के ऑफिस जाने के बाद कांता देवी फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रचना ने सास के कमरे के बाहर जाकर दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, अंदर आने की अनुमति ली। पलंग पर कांता देवी मुंह फेर कर लेटी हुई थी। रचना पैरों की तरफ बैठते हुए पैरों को पकड़कर बोली, माँ जी, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हुई है? आप स्वयं को क्यों तकलीफ़ दे रही हैं? ऐसा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मुझसे कहिए, मैं आपके लिए कुछ बना लाती हूँ। कांता देवी बोली, क्या बना कर लाओगी? क्या सिखाया है तुम्हारी माँ ने? सब्जियाँ काटनी तो तुम्हें आती नहीं। रचना बोली, माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। जो काम मुझे नहीं आता आप सिखा दीजिए, मैं आपसे ही सीख लूँगी। कांता देवी ने कहा, बेटी बेटी होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तुम्हारे मायके वालों ने हमारे मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं दी। तुम्हारे घर से आए हुए कपड़े और गहने इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि उन्हें हमारे घर में कोई नहीं पहनेगा। उन्होंने तो मेरे बेटे के कपड़े भी बिल्कुल सस्ते दिए हैं और मेहमानों की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की। आज कह देती हूँ, बहुत जल्द तुम्हें इस घर से बाहर करके दम लूँगी। अपने बेटे का दूजा ब्याह रचाऊँगी। तुम मुझे फूटी आँख भी नहीं सुहाती। अब चली जाओ मेरे कमरे से, या कुछ और सुनना चाहती हो? रचना यह सुनकर दंग रह गई। यहाँ पर तो मामला दहेज का है। वह अपने कमरे में जाकर सोचने लगी, यह लोग दहेज के लोभी हैं और मेरे पिताजी ने सामर्थ्य के अनुसार मेरी शादी में खर्च किया, परंतु इनकी भूख नहीं मिटी। मुझे जल्दी ही कठोर कदम उठाना होगा, वरना अनूप भी अपनी माँ की बातों में आकर दूसरी शादी के लिए मुझे तलाक दे देगा। मुझे इनके होश ठिकाने लाने ही होंगे। रचना ने स्वयं के मन को इस परिस्थिति का सामना करने के लिए कठोर बनाया। अगले दिन सुबह दिनचर्या अनुसार जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की, नहा धोकर मंदिर साफ करके पूजा की और फिर अनूप के लिए नाश्ता बनाने लगी। बर्तन खड़कते सुनकर सास रसोई घर में आई। रचना के हाथ से सब्जियां काटने के लिए चाकू छीनने लगी तो रचना ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, मेरे पति हैं, उनके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। बहुत हुई आपकी मनमानी। मेरा बनाया हुआ नाश्ता आपको करना है तो कर लेना, वरना अपने लिए खुद बना लेना, लेकिन वो भी अनूप के जाने के बाद। अभी गैस और बर्तन खाली नहीं हैं। रचना के ऐसे हाव भाव देखकर कांता देवी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अनूप के आने का इंतजार करने लगी। रचना भी अपनी सास के हाव भाव देखकर समझ गई कि अब कोई नया खेल रचा जाएगा। वह पहले से ही सतर्क हो गई। अनूप कमरे से निकलते ही
निकलते हुए बोला, क्या माँ, आज तुमने नाश्ता नहीं बनाया? मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने की आदत है। तुम्हारे हाथों से बनाए हुए खाने जैसा स्वाद कहाँ। तभी रचना नाश्ता परोसते हुए बोली, कब तक माँ जी के ही को ही परेशान करते रहेंगे? अब उनके आराम करने के दिन हैं। फिक्र मत करिए, माँ जी से पूछ कर ही मैंने यह सब कुछ बनाया है। अगर माँ जी को ही इस उम्र में भी इतना परेशान करना था तो मुझसे शादी क्यों की? पहले खाना खा कर तो देखो, फिर कहना। अनूप की रचना से नाराजगी छूमंतर हो गई। रचना का बनाया खाना तो और भी अधिक स्वादिष्ट था। उसने रचना के बनाए हुए खाने की तारीफों के पुल बांध दिए। सास को समझते देर न लगी कि अब उनकी दाल नहीं गलेगी। बहू से सामंजस्य बिठा लेने में ही भलाई है। कांता देवी ने अपनी प्लेट लगाते हुए कहा, रचना जरा मुझे भी तो नाश्ता परोसो, मैं भी तो देखूं मेरी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। मिसेस शर्मा अपनी बहू के बनाए हुए खाने की हमेशा तारीफ करती हैं। मैं भी इस रविवार उन्हें खाने पर बुलाऊंगी। इस प्रकार समय रहते कठोरता दिखाकर रचना ने अपने रिश्ते को बचा लिया। समाज में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दहेज के लोभ में बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मान मर्यादा का अपना स्थान है, परंतु जहाँ पर कठोरता लाजमी है वहाँ पर कठोर होना भी जरूरी होता है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कहानियाँ पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।